वेलकम बैक टू डायमंड एक्सप्रेशन में आपका स्वागत है। आगे का एपिसोड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर घोस्ट बेबी फैंगनिंग से हेयरपिन छीनने लग जाता है और फैंगनिंग भी हेयरपिन को दे नहीं रहा होता है। इतने में ही जंगली बीच में आ जाती है और उसकी एनर्जी को चूसने लग जाती है। यह देखकर घोस्ट बेबी अपनी एनर्जी को वहीं पर खत्म कर देती है। फिर वह फैंगनिंग के ऊपर हमला करने चली जाती है और जोर से कहती है यह मेरी हेयरपिन है। यह देखकर फैंगनिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों में एनर्जी बॉल बनाने लग जाता है और कहता है तुमने अभी अभी जंगली की हेयरपिन की पावर का यूज किया है और तुम मुझे सरपास कर जाओगे, लेकिन अब जियांगलिंग की हेयरपिन मेरे हाथों में है, इसलिए अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वे अपने हाथों में एनर्जी बॉल से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी सोल बॉडी से आर पार हो जाता है, जिससे उसकी सोल बॉडी आधी गायब हो जाती है। फिर घोस्ट बेबी कहता है मेरी हॉर्कस वापस कर दो, मेरी एक ही आशा है कि मैं चौथे लेवल सोल बॉडी पर पहुंच जाऊं और मैंने अभी तक अपना रिवेंज नहीं लिया है। मुझे अभी भी स्ट्रॉन्ग बनना है और मैं अभी भी हार नहीं मान सकता हूँ और मैंने अभी तक अपनी मॉम को नहीं खोजा है। मॉम तुम कहाँ पर हो, मेरी मदद करो। मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता हूँ, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ और मैंने अभी तक तुम्हें खोजा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी गायब हो जाऊं। ये कहते हुए वह फैंगनिंग के सिर के अंदर चला जाता है और फैंगनिंग को उसकी मेमोरी दिखने लग जाती है। फिर फैंगनिंग कहता है यह यादें तो जो मुझे दिख रही है यह तो घोस्ट बेबी की है। लेयर क्या तुम भ्रूण हत्या को जानती हो? अगर तुम नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटियों की अपेक्षा बेटियों को प्राथमिकता देने के कारण उन्हें जन्म देते ही मार देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते ही उनका पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह फिर भी मर जाते हैं या फिर वह जीवित रह जाते हैं या फिर उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। फिर हमें घोस्ट बेबी की यादें दिखाई दी जाती हैं, जिसमें उसका बाप उसे डुबाकर मार रहा होता और कहता है तुम मेरे खुद के बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। और यह सब देखकर उसकी माँ कांप रही होती है और रो रही होती है। फिर हमें उस बच्चे की लाश एक जंगल में दिखाई दी जाती है जो एक भेड़िया खा रहा होता है और यह सब उस बेबी की आत्मा भी देख रही होती है। फिर फैंगनिंग कहता है मैंने अभी अभी इसकी यादों का एक हिस्सा देखा। यह वह एक डूबा हुआ बच्चा था जिसके जैविक पिता ने उसे मार डाला और इस बच्चे को वरदान भी मिला था और जीवित की चाहत में और जीवन न रहने के कारण वह एक आत्मा में बदल गई और सबसे पहले उसने अपने पिता को ढूंढा और बेदर्दी और तड़पा तड़पा कर उसने अपने पिता को भयानक तरीके से मार डाला। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसका गुस्सा पूरे संसार पर पड़ने लगा। यह कहते हुए वह जियांगलिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे बारे में क्या लेयर, और किस प्रकार का अवसर आपको हजारों सालों तक जीवित रहने पर मजबूर करता है। आप प्रिंसेस टॉम के कब्र पर भी रहती हैं और तुम जाने की इच्छा भी नहीं रखती हो। तुम जीवित रहने की इच्छा इतनी शक्तिशाली है आपकी कि आप अभी तक जीवित हैं। फिर वह व्यक्ति फैंगनिंग को चाकू मारने जाता है, लेकिन फैंगनिंग अपनी दोनों उंगली के बीच में उस चाकू को पकड़ लेता है और कहता है आपने सोल बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन सोल बेबी अब नष्ट हो चुकी है और तुम अभी भी मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हो और मैंने सोचा कि अभी तक आपने एडवांटेज लेकर आप भाग गए होंगे, लेकिन अब तुम भागे नहीं हो। यह कहते हुए फैंगनिंग अपनी दोनों उंगली से चाकू तोड़ देता है और चाकू का एक हिस्सा जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर वह आदमी डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है और बहुत ज्यादा डरते हुए अपने सिर को पकड़ते हुए वे कहता है तुमने उसे मार डाला, अब वे मुझे खोज लेंगे और मुझे निश्चित रूप से वह मार डालेंगे। फिर फैंगनिंग उस आदमी की गर्दन को पकड़कर उसे दीवार पर टिका देता है और कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें जवाब देने हैं। फिर वह आदमी कहता है कृपया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये कहते हुए भी अपना सिर हिलाता है और फैंगनिंग उसकी गर्दन को छोड़ देता है। फिर वह जमीन पर गिर जाता है। फिर फैंगनिंग कहता है बहुत अच्छा, चलिए फिर मैं आपसे पूछता हूँ तुम सोल बेबी को कैसे जानते हो। यह सुनते ही वह आदमी कहता है आधे साल पहले मैं जानकारी के लिए चांगबाकाओ गया था और फिर मेरे बॉस ने कहा मेरे लिए उसके पास बहुत बड़ा ऑर्डर है और उस समय मेरे पास पैसे की कमी थी और वह ऑर्डर बहुत बड़ा था, जिसके कारण 2 लोगों को और बुलाया गया था। यह सुनते ही फैंगनिंग कहता है चांग दाओ वह कौन है। फिर वह आदमी बताता है वह हमारी इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन मॉन्स्टर है और उसके पास चैनलों की एक बड़ी संख्या है और वह एक बड़ी ताकत का लीडर प्रतीत होता है और वह जानता कि कहाँ पर क्या कुछ है और उसी की वजह से मुझे बहुत सारी नौकरियां मिली हैं और उसने यह भी कहा कि प्रिंसेस टॉम के पास जाकर वहाँ पर खोदिए, वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा और इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह मुझे एक मुलायम जड़ देता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रिंसेस की कब्र को खोला जा सकता है और उसमें से कुछ पाने के लिए आपको इस जड़ से गुजरना पड़ता है। और होटल में जाने के बाद मैंने पहले ही उस जड़ को खोल दिया था। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसमें
उसमें क्या था और परिणाम स्वरूप घोस्ट बेबी जल से बाहर आ गया और यह बहुत ही भयानक था और उसके द्वारा मुझे पूरी रात टॉर्चर किया गया और यहाँ तक कि उसने मेरे शरीर के अंदर बार बार प्रवेश भी किया। ठीक वैसे ही इसने जैसे मेरी सारी चेतना पर कब्जा कर लिया और फिर मुझे होश आया तो मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ प्रिंसेस की कब्र के पास पहले ही पहुंच चुका था और जब मैं सर्टेन पॉइंट पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता उसने अपना नियंत्रण क्यों छोड़ दिया और वह फिर अचानक से गायब हो गया और मेरा यही मौका था उससे दूर होने के लिए। यही मेरी पूरी कहानी थी, लेकिन अचानक से उसने कहां से जमीन में से एक हेयर पिन निकाली और हमसे जुड़ गया। फिर हम भागने लगे और उसी समय बहुत सारे घोस्ट कहां से आकर चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक करने लगे और मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसका शिकार करने के लिए मान गया और हम दोनों एक साथ भाग गए। लेकिन मेरे दोनों दोस्तों को भूत के द्वारा जंगल में ले गए। फिर अगले दिन मैंने उन दोनों के बारे में खबर देखी तो उसमें पता चला कि वे दोनों पागल हो गए और गिरफ्तार भी हो गए और घोस्ट बेबी ने मुझे फोर्स किया था लोगों को मारने के लिए और साथ ही मुझसे उसने यह भी कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे तुम हम कभी भी अरेस्ट नहीं होगे और तुम्हें कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और अगर मैं उनकी बात नहीं मानता तो वे मुझे मार देंगे। इसलिए मुझे उनके साथ सहमत होना पड़ा और मुझे सर्वाइव करना था और साथ ही मुझे अपनी बीमार बच्ची के लिए भी पैसे चाहिए थे और मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। मेरा बीमार बेटा अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। यह सब सुनकर फैंगनिंग कहता है यह तुम ही थे जिन्होंने शिकार किया है और तुमने उसका साथ भी दिया है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम नहीं मर सकती हो? और क्या वे मासूम लोग थे मरने के लिए? उनके भी बच्चे थे और रिश्तेदार थे, वे अब आपसे भी ज्यादा सफर कर रहे हैं। यह सब सुनकर वह आदमी कहता मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत मारिए और मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैं स्वीकार करता हूँ मैंने बहुत से लोगों को मारा है और बहुत से लोगों के परिवार को उजाड़ा है, लेकिन मेरा बेटा वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हो, मुझे उसके लिए बहुत सारे पैसे भी चाहिए और उसकी माँ पहले ही मर चुकी है। मैं केवल अकेला हूँ जो उसका ध्यान रख सकता हूँ। यह सब सुनकर फैंग ने उसके गला पकड़कर कहता है तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए, आपको उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने बेटे, माँ, पिता, पत्नी यह सब हमेशा के लिए खो दिए हैं। और क्या तुम समझते हो उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा? ठीक है, तो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, चांगदाओ कहाँ पर है और वह कहाँ पर रहता है और आप उससे कैसे संपर्क करते हैं? फिर वह आदमी कहता है चांगदाओ हमेशा के लिए रहस्य रहा है और वह एसएमएस के द्वारा संपर्क करता है और वह ऑनलाइन टास्क रिलीज करता है और हमारा आइटम डेस्टिनेशन लोकेशन पर डिलीवर कर दिया जाता है और हमारे अकाउंट में विदेशी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर होते हैं और जब उन्हें जरूरत होती है तो वह हमारे पास आता है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ पर रहता है। यह सुनकर फैंग निंग कहता है तुम मुझे अपना फोन दो। यह सुनकर फिर वह आदमी कहता है क्या? फिर फैंग निंग कहता है जल्दी दे। फिर फैंग निंग उसका फोन लेकर कहता है यह मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और मेरा नाम फैंग निंग है और यदि चांगदाओ नेक्स्ट टाइम आपसे मिले तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे फोन करे और मुझे बताए। यह कहने के बाद फैंग निंग उस आदमी को फोन दे देता है वापस और वह आदमी अपने फोन को कैच कर लेता है और कहता है तुम मुझे ऐसे ही जाने दोगे? क्या तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगे और मुझे अरेस्ट नहीं करवाओगे? और फैंग निंग जियानलिंग को अपने पास बुलाता है और जियानलिंग फैंग निंग के शरीर के अंदर वापस चली जाती है। फिर फैंग निंग कहता है बिना घोस्ट बेबी की तुम जल्दी ही अरेस्ट हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए जितनी जल्दी हो अपने बेटे के पास जाओ और उनको उसकी देखभाल करो और जहाँ तक परिवार के विक्टिम की बात है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम जा सकते हो। यह सुनकर वह आदमी अपना सिर झुकाकर कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। यह सुनने के बाद फैंग निंग जाती हुई कहता है यदि तुम्हारे बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए तो अपने आप को अच्छे रास्ते पे ले जाए और अपने पुराने रास्ते पे मत जाना। यह सुनकर वह आदमी हैरान हो जाता है और उसे देखते ही रह जाता है। फिर वह आदमी कहता है फैंग निंग आपका बहुत धन्यवाद, मुझे जो करना है उसे करने के बाद मैं अपने आप को पूरी तरीके से बदल दूंगा। फिर फैंग निंग रास्ते में जाते हुए लेयर से पूछता है लेयर तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या मैंने सही किया? हालांकि उसकी अपनी जिम्मेदारी थी लेकिन उसने फिर भी बहुत से लोगों को मारा और बहुत से लोगों को परेशान भी किया था और मैं ये नहीं चाहता था कि उसका बच्चा मेरी तरह अकेले ही परेशानियों से गुजरे। यह सुनने के बाद जियानलिंग फैंग निंग के सही से बाहर निकलती है और कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड तुमने इस बारे में निर्णय ले लिया है तो इसके बारे में और अधिक मत सोचो और मेरे प्यारे हस्बैंड तुम इतने कम समय में बहुत ज्यादा मजबूत बन गए हो उस सोल बेबी को हराने के बाद। यह कहने के बाद जियानलिंग उसे बहुत प्यार से गले से लगा लेती है और कहती है आपने लेयर की ध्यान पूर्वक हेयर पिन खोजी है मेरे हस्बैंड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए लेयर चाहती है कि हम दोनों की फोटो पोस्ट होए। यह सुनकर फैंग निंग उसे दूर कर कहता है मैं जानता था कि आपकी हेयर पिन खोना कोई दुर्घटना नहीं थी और घोस्ट बेबी के पीछे अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। क्या आप चांगदाओ को जानती हैं? यह सुनने के बाद जियानलिंग बहुत ही गहरी सोच में चली जाती है और सोचने लग जाती है। इस तरीके से देखकर फैंग निंग भी सोचने लग जाता है कि वह क्या सोच रही है। फिर जियानलिंग बहुत क्यूट सा फेस बनाकर कहती है मुझे याद नहीं आ रहा है या शायद मैं उसे जानती नहीं हूँ। यह सुनकर फैंग निंग अपने सिर पर हाथ मारता है और कहता है तब भी फिर तुम इतनी देर तक सोचती हो? फिर जियानलिंग
ली गुस्से से कहती है मुझे कुछ याद नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर जोर देते हैं सोचने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ। माई डियर हस्बैंड, जब मेरी ताकत वापस आ जाएगी तो धीमे धीमे मेरी मेमोरी भी रिकवर हो जाएगी। यह कहने के बाद वह बहुत ही ज्यादा प्यारा सा चेहरा बनाती है और दोबारा से कहती है ओके माई डियर हस्बैंड, तो कृपया अपनी गलती स्वीकार करें और सबसे पहले घर चलते हैं। यह सुनने के बाद फैंग नहीं मुस्कुराता है और घर की ओर चलने लग जाता है। यह देखकर जियांग ली उछलते हुए जो उससे चिल्लाकर कहती है लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। फिर फैंग नहीं मन में कहता है इतना ज्यादा सोचना बेकार है, चाहे इसके पीछे कोई भी हो, अगर हम इस चीज से उबर गए तो उनकी योजना बर्बाद हो जाएगी। फिर फैंग नहीं अचानक से रुक जाता और कहता है लेयर तुम सही हो, और फैंग नहीं के रुकने की वजह से जियांग ली फैंग नहीं से टकरा जाती है और अचानक से जियांग ली की सर पर बैंडेज लग जाती है और वह अपना क्यूट सा फेस बनाने लग जाती है। यह देखकर फैंग नहीं मुस्कुराने लग जाता है। फिर फैंग नहीं अपना हाथ आगे कर जियांग ली को हेयर पिन देता है और कहता है ये रही यहाँ पर हेयर पिन तुम्हारी, और जियांग ली अपना क्यूट सा फेस बनाकर अपने बालों को पकड़कर कहती है मेरे प्रिय हस्बैंड कृपया तुम ही मेरे बालों में हेयर पिन लगा दो। यह सुनकर फैंग नहीं शर्माते हुए कहता है यदि इसके बारे में तुम कुछ नहीं कर सकती हो तो इसे छुटकारा क्यों नहीं पा लेती हो। यह कहने के बाद फैंग नहीं अपने दोनों हाथों को जियांग ली की सर के पास ले जाता है और जियांग ली उसे बड़े प्यार से देख रही होती है और जियांग ली फैंग नहीं को अलग तरीके से देख रही होती है। वह बिल्कुल एंशिएंट समय का लग रहा होता है और फैंग नहीं कहता है लेयर यह हेयर पिन मैंने विशेषकर आपके लिए ही चुना है, और वह एक दूसरे को देख रहे होते हैं और साथ ही वह एक साथ बहुत सुंदर दिख रहे होते हैं। फिर लेयर प्रेजेंट में आ जाती और ये सब उसका एक यादों का एक हिस्सा था। फिर फैंग नहीं कहता ये कैसा है, क्या यह आपको पसंद है, और जियांग ली प्यार भरी अपनी आंखों से जियांग ली को देख रही होती है और शर्मा भी रही होती है। मेरे प्यारे दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं यह एपिसोड आपको कैसा लगा है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में।